नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में कल ही दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज क्या क्या हुआ बंगाल में वो तो आपको बताएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है कि अब टीएमसी के जो गुंडे हैं वो थर थर कांपने लगे हैं। यानी कि अब एक प्रकार से टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं उनको अब लगने लगा है कि अब बंगाल में अगर रहना है तो बिल्कुल कायदे में रहना होगा। नहीं तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग के माध्यम से जो भी पुलिस वहां पर डिप्लॉय है, उस पुलिस ने जो खास करके पहले चरण में जो फ्री एंड फेयर करवाया इलेक्शन, उसके बाद अब दूसरे चरण से पहले जगह जगह जाकर ये हिदायत दे रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनके गुंडों को खास करके, कि आप कोई भी उपद्रव नहीं फैलाएंगे। अगर फैलाएंगे तो आपके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे और वो सख्ती किस रूप में होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अब इस सब के बाद ममता बनर्जी के अंदर परेशानी देखा जा रहा है। ममता बनर्जी परेशान हो रही है। ममता बनर्जी की परेशानी की दूसरी एक और वजह है और वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता तो जो है वो तो है ही, कार्यकर्ताओं में जितने गुंडे हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है अभिषेक बनर्जी को लेकर। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के जितने भी काले कारनामे हैं, खास करके जो घोटाले हैं उनके ऊपर, जिनका आरोप लगा है उनके ऊपर, उस सभी घोटालों की फाइल खुलने जा रही है और इसी को लेकर ममता बनर्जी परेशान दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि अगर सत्ता नहीं आती है तो यहां पर अभिषेक बनर्जी बहुत परेशान होंगे और इसीलिए ये खबर भी अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि क्या 4 तारीख के बाद अभिषेक बनर्जी बंगाल में ही रहेंगे या बंगाल से बाहर, यानी कि देश छोड़कर भी वो क्या बाहर जा सकते हैं। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि उनके कई करीबी यानी करीबी दोस्त जो है वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और दुबई में अभिषेक बनर्जी के भी शिफ्ट होने की खबर आ रही है। अब इस सब के बारे में हम आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में आखिर ये चल क्या रहा है। क्या ममता बनर्जी इतनी परेशान हो गई हैं, उनको लगने लगा है कि अब उनकी सत्ता वापस नहीं आएगी और उनके जो भतीजे हैं खास करके अभिषेक बनर्जी, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है? क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बंगाल के लिए ये ऐतिहासिक चुनाव है और क्यों है ये बंगाल के लोगों से पूछिएगा। ऐसा शांतिपूर्ण चुनाव उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। वो चाहे 34 साल का कम्युनिस्ट शासन हो या ये 15-16 साल का टीएमसी का शासन, और ये 50 साल होते हैं। हर बार सत्ताधारी दल के गुंडे वहां उत्पात करते थे। कभी जब सीपीएम की सरकार थी तो लेफ्ट के गुंडे उत्पात करते थे, और इधर 15-16 सालों से टीएमसी के गुंडों ने विपक्ष के जितने भी नेता होते थे उनके नाक में दम करते थे, उम्मीदवारों को मारते थे, और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को डराते थे और चिन्हित करते थे कि कौन सा मोहल्ला जो है वो विपक्षी दल को वोट देगा, और फिर उनको टारगेट करके परेशान कर। ऐसा नहीं कि हमले नहीं हुए, इस बार भी हमले हुए। एक बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पे पहले चरण जिस दिन था उस दिन हमले हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस का एक्शन भी जबरदस्त हुआ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गए और 30-34 वैसे लोगों को पकड़ा गया जो हमला कर रहे थे दिन दहाड़े बीजेपी के उम्मीदवार पर, और उनकी पिटाई भी भरपूर की गई सार्वजनिक तौर पर। उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह, हालांकि पहले वो आते जाते रहे टीएमसी में, लेकिन प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनके बेटे पर भी जगतदल, जो उत्तर 24 परगना का इलाका है, वहां जगतदल में उनके बेटे पर हमला कर दिया गया था, पवन सिंह। और पहले, अगर आज से पहले वाला कोई इलेक्शन होता प्रवीण जी,
तो हमलावर हम्म, कभी नहीं पकड़े जाते। लेकिन चूंकि हम्म, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां 2,70,000 तैनात हैं, तो जी, उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस पर भी दबाव था और चारों आरोपियों को पकड़ा गया, हम्म, परेड किया गया पब्लिकली। और हम्म, जो बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा जी, उनका वीडियो तो वायरल है। भले ही हम्म, टीएमसी के लोगों को मिर्ची लग रही है, लेकिन हम्म, आम लोग, आप चाय के रेहड़ी पे बैठ के बात करो सुबह सुबह, लोग बहुत हम्म, खुश हैं कि इन टीएमसी के गुंडों को जो है 15 साल के बाद किसी ने नकेल लगा के बांधा है। और हम्म, इसके लिए लोग वहां दादा यानी मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि देखिए नतीजे कुछ भी आए, लेकिन ये जो लोकतंत्र को हाईजैक कर लेती थी टीएमसी और उसके गुंडे, उन हम्म, पर तो लगाम लग गई है। और ये हताशा हम्म, देखिए टीएमसी के जो समर्थक है, वो सही आपने लिखा है कि सब जो है थर थर कांप रहे, हम्म, भाग रहे हैं। पहले पुलिस इनकी चाकरी करती थी, इन टीएमसी के गुंडों की। अब हम्म, पुलिस संविधान की चाकरी कर, असली हम्म, संविधान की ताकत इसी बार देखने को मिली बंगाल में। और लोग जो है उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि बिना बम मारे इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले 21 का चुनाव जब मैंने कवर किया था, मैं हम्म, हैरान था कि बिहार तो बेकार में बदनाम है, यूपी तो बेकार में बदनाम है। इतनी बिल्कुल, ज्यादा हिंसा वेस्ट बंगाल में होती थी। और खुद बंगाल के लोग कहते थे कि वो तो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। और मुझे हम्म, हैरानी होती थी कि इतनी हिंसा को ये बुद्धिजीवी समाज स्वीकार कैसे कर। अगर आप हम्म। बुद्धिजीवी हैं तो नहीं, आपकी उसके बुद्धि पीछे कहां चल। संजीव जी वो स्वीकार नहीं करते थे। दरअसल वो स्वीकार नहीं करते थे, उनको स्वीकार करने की मजबूरी होती थी कि अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या अपनी जान भी गंवाएंगे क्या। क्योंकि जिस प्रकार से वहां सिंडिकेट कल्चर है और जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे लगातार हावी रहते हैं, उससे सभी भयभीत रहते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग यहां तक कि मतदान करने के लिए नहीं जाते थे, अब उनका मतदान पहले से ही हो जाता था। तो इस वजह से वो लोग ज्यादा भयभीत होने की वजह से, वो इंटेलेक्चुअल जरूर हैं लेकिन वो भयभीत थे, इसीलिए उसको। लेकिन इस बार जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने पूरी मुस्तैदी से हर जगह पुलिस बल तैनात किए हैं और केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए हैं, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लोगों का भय धीरे धीरे खत्म हुआ है और इस बार जो है वो क्राइम भी कंट्रोल में रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस बार के चुनाव में? बिल्कुल, चुनाव आयोग और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, भले ही हम्म, विपक्षी दल उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन हम्म, उन्होंने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उन्होंने यश हम्म, अपयश का की बिना परवाह किए। हम्म, और आप देखिए, जो लोग ये कहते थे कि ये हम्म, एसआईआर ऐसा हो रहा है, एसआईआर एसआईआर के बाद तो लगभग 93% वोटिंग हुई। बिहार में बिल्कुल, एसआईआर के बाद ऐतिहासिक मतदान हुआ। आज तक उतना मतदान ही हम्म, नहीं हुआ था, तो इसका मतलब एसआईआर सफल है। हम्म, दूसरी बात देखिए, ममता बनर्जी 3 तरह से राजनीति करती। एक हम्म, तो वो मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण के हिसाब से लेती है, और तुष्टीकरण कहना मुझे लगता है तुष्टीकरण शब्द का अपमान होगा। वो जिस हम्म, तरह की पॉलिटिक्स करती है उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हम्म, मैं मानता हूं और पूरे भारत के लोग मानते हैं कि 80-85% हमारे मुस्लिम भाई हम्म, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन जो बदमाश एलिमेंट हैं, वो चाहे हम्म, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उस पर कानून का डंडा चलना चाहिए। और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि चाहे वो हम्म, कोई भी अपराधी तत्व हो, उस पर कानून का डंडा चलना चाहिए। लेकिन वहां धर्म देखकर कानून का डंडा चलता है टीएमसी में, हम्म, के राज। और एक तो ये पॉलिटिक्स है उनकी আমি कि हम्म, अच्छा, उससे क्या होता রামকৃষ্ণ है कि গোয়েল। अगर किसी हम्म, किसी हम्म, उन्मादी एलिमेंट को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, तो सब लोग हम्म, समाज के वो पीछे रह जाते, पीछे छूट जाते, उनमें डर हो जाता है। एक चीज और हम्म, दूसरी बात देखिए, उनका 2 नारा है। जय बांग्ला, ये जय बांग्ला हम्म, नारा शेख मुजीब का नारा था 1971 में। हम्म, जय बांग्ला बांग्लादेश बनाने का नारा था, उसका भारत से लेना देना नहीं था। बिल्कुल, वो बोलती है जय बांग्ला, वंदे मातरम नहीं बोलती है, जबकि वंदे मातरम उसी मां माटी मानुष के लाल बंकिम चंद्र जी ने लिखा। हम्म, लेकिन वो नहीं बोलेगी वंदे मातरम, वो बोलेगी जय बांग्ला। दूसरा क्या है, मां माटी मानुष। तो हम्म, मां माटी मानुष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है,
जो अभी तारिक रहमान की पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनकी पार्टी का नारा है। यानी दो बिल्कुल टीएमसी के बड़े नारे जो हैं वो वो अपने दूसरे के देश के हैं। नारे, दूसरे देश के नारे, आप सोचिए। हम्म, तो इस तरह की राजनीति, और जब बांग्लादेश में इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, मंदिरों हम्म, को टारगेट किया गया, और इसमें जमात की सक्रिय भूमिका थी। और वो जमात, प्रवीण जी, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के कई इलाकों में जमात की जीत हुई है, और उस जमात को वो फंड हम्म, कर रहा है, यहाँ के टेररिज्म, यहाँ टेररिज्म फैलाना चाहता है पश्चिम बंगाल में, और वहां डेमोग्राफी बदलना चाहता है। जैसे असम में डेमोग्राफी बदली, फिर हम्म। पश्चिम बंगाल में भी बदल गई काफी नहीं ज्यादा नहीं डेमोग्राफी। संजीव जी, बदलवाना बदलना क्या चाह रही हो, बदल चुका है। आप देखिए कि जी हाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कि बिल्कुल लगता है कि यहाँ पर पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। और ये नेपाल बॉर्डर पे, बिहार वाले नेपाल बॉर्डर पे, या सीमांचल हम्म, में बिहार का जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज है, वहां भी डेमोग्राफी बदली है। और ये हम्म, सब चिकन नेक को काटने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और इसमें बिल्कुल। चाइना फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं बचा। चाइना हम्म, टर्की को पैसा देता है, टर्की पाकिस्तान को पैसा देता है, आईएसआई को, और हम्म, वो आईएसआई फंड करती है जमात के जरिए बांग्लादेश। हम्म। ये अच्छा नेटवर्क है संदीप जी, इनका। आपको आपको थोड़ा सा रोकेंगे, पहले हम वो वीडियो दिखा देते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, अजय पाल शर्मा का। उस उनका वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक दो और वीडियो है, सभी वीडियो को बारी बारी से दिखाएंगे और उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। चले कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो संजीव जी, ये जो खास करके अजय पाल शर्मा का ये वीडियो जो है, वो कल इलेक्शन है उससे पहले एक प्रकार से पूरे बंगाल में वायरल हो चुका है। पहली बार ऐसा बंगाल के लोगों को लग रहा है कि पुलिस की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था है कि घर घर जाकर के अगर कहीं पर कोई परेशानी किसी को हो रही है तो वो वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच रही है और उसको उसके निपटारे के लिए हर कदम उठा रही है। क्या लगता है कि इस सब के बाद वहां पर लोगों का भय पूरी तरह से खत्म हो गया है और इस बार लोग बहुत संख्या में, जिसका एक उदाहरण पहले मिल चुका है कि पहले फेज में लगभग 92-93% के आसपास मतदान हुए, इस बार दूसरे चरण में भी कमोबेश उसी प्रकार से मतदान देखने को मिलेगा? हाँ, मतदान देखिए, वैसे शहरी इलाकों, पहले इस वीडियो के बारे में बताऊं। ये जो हम्म, जहांगीर है, ये टीएमसी का हम्म, नेता है, उस इलाके का बड़ा नेता है। और ये हम्म, डायमंड हार्बर, इन सब इलाकों में भी इसका प्रभाव है, और ये वहां लोगों को डराता था, धमकाता था। और हम्म, हो सकता है सूचना मिली हो, और अजय पाल शर्मा यूपी के अधिकारी हैं, यूपी कैडर के, हम्म, लेकिन ऑब्जर्वर बना के उनको भेजा गया है, तो इसलिए वहां पे गए और वो भाग गया। हम्म, देखिए, जहांगीर भाग गया। अब इसमें पता है क्या साजिश रची थी टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने? ये रची हम्म, थी कि बाहर के जो लोग आए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम्म। जैसे वो ऐसा बोलते हैं, बाहर के, जैसे पश्चिम बंगाल किसी और हाँ, ग्रह देश से पे है, बाहर है। देश से बाहर है, बाहर के लोग आए, हम्म, बाहर के लोग आए। और ये ऐसा प्लान इन्होंने बनाया था, ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने, कि हम्म, ऐसा वीडियो वायरल करना है जिसमें ये आरोप लगाए इन पुलिस कर्मियों पर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स पर कि ये महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और हम्म। ये एंगल बना के बांग्ला बनाम अदर, बांग्ला की प्रतिष्ठा, बांग्ला में, यानी बांग्ला में मतलब बंगाल की बेटी की बिल्कुल। इज्जत और सम्मान के नाम पर ये सेकेंड फेज को क्लीन स्वीप करना चाहती थी। इसलिए हम्म, मैंने ये जवाब इसलिए दिया क्योंकि नेशनल मीडिया में बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो बार बार कह रहे हैं कि अगर ये धमकी देने गए तो ये वीडियो क्यों बनाया। ये वीडियो हम्म, जो भी बना रहा है, या तो टीएमसी के लोग बनाए या सुरक्षा एजेंसियों के लोग बनाए, वह हम्म, इसलिए बना रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो
कि घर में जाकर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई या किसी के साथ अभद्र बर्ताव नहीं किया गया है। सारी महिलाएं, इसलिए ये वीडियो बना के टीएमसी के साथ इसको फेल किया गया, क्योंकि टीएमसी के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दत्ता नाम का एक प्रवक्ता है, उसने यही आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है बंगाल में, जबकि कितने बार महिलाओं के साथ अभद्रता हो गई बंगाल के महिलाओं की। बांग्ला सम्मान नहीं जगा, आत्मसम्मान। आरजी कार में उस बिटिया के साथ जो हुआ तब भी बांग्ला सम्मान ममता बनर्जी का नहीं जगा। उसने ये कहा कि कोई रेप कर देगा 10 लाख रुपए देंगे उसको, मतलब लड़की पीड़िता को देंगे 10 लाख रुपए की इज्जत। एक लड़की की इज्जत की कीमत 10 लाख रुपए ममता बनर्जी ने लगाई। दूसरी बात, जो बांग्ला महिलाएं बिल्कुल कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई हर चीज में आगे हैं, उनको ये कहा गया कि 7 बजे शाम से के बाद आप कर क्या रही हैं बाहर? हाँ, क्यों जा रही हैं बाहर? तो ये बांग्ला के भद्र लोग की महिलाओं को भी एक धक्का लगा ये बात। और पानीहाटी एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आरजी कार की जो निर्भया थी, उनकी मां चुनाव लड़ रही है बीजेपी के टिकट से। तो बीजेपी नेक टू नेक टक्कर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों जो टीएमसी के गुंडे थे और जो छापा वोट होता था, छापा वोट को एसआईआर ने खत्म कर दिया। यानी जो मृत लोग थे, जो दूसरे जगह चले गए थे, उनका भी वोट पड़ जाता था। एक कहावत है ना कि अगर बंगाल में भूत देखना हो तो चुनाव वाले दिन आइए, मतदान वाले दिन सारे भूत आके वोट डालते हैं। मरे हुए लोग भी। थोड़ा सा आपको रोकेंगे। एक, हालांकि ये वीडियो कल की है, जब चुनाव प्रचार थम रहा था, उससे पहले जब कल ये आखिरी चुनाव प्रचार का दिन था, उस दिन की है कि तेजस्वी सूर्या और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्लियर कट मैसेज दिया है वहां के आवाम को, वो पहले हम आपको सुनाते हैं, फिर उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। टीएमसी के कुशासन से सबसे ज्यादा त्रस्त प्रदेश के वेस्ट बंगाल के युवा हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए एक मैसेज दीजिए। जिस टीएमसी ने यहाँ के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अपने टेरर से, अपने माफिया राज से, अपने करप्शन से, यह सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि उस टीएमसी को पहचान का मोहताज बना दे। और बंगाल के युवाओं का मेरा आह्वान होगा कि भारत की विरासत और भारत को प्रेरणा देने वाली बंगाल के पावन धरा आज टीएमसी के कुशासन से, इसके गुंडा राज से मुक्त होने का उत्तम अवसर है। यहाँ का युवा जुड़े और बीजेपी की डबल इंजन सरकार लाएं, टीएमसी के कुशासन से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव जी, आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी के आतंक से आप मुक्ति पाएं। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के जितने भी नेता जा रहे हैं और शीर्ष नेता जो जा रहे हैं, उनका एक खास संदेश जो है वो बंगाल की जनता को है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, निर्भय होकर आप जाइए मतदान केंद्रों पर, आपके साथ कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए 2,70,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स वहां तैनात हैं और पुलिस भी चुनाव आयोग के मातहत काम कर रही है। इसलिए आप देखिए कि इन गुंडों को पुलिस वाले भी पीट रहे हैं। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक जिहादी एलिमेंट है जो बम और इस तरह की धमकियां दे रहा था, उसको पकड़ा गया और उसको पीटा भी गया है पब्लिकली और उसके कपड़े वपड़े सब फट गए, ऐसी पिटाई हुई है। और वो खुद हैरान है, वो हक्का बक्का, क्योंकि आज 10-15 साल से तो उनको खुली छूट मिली हुई थी। तो ये जब लोगों के सामने ये चीज घटती है तो देखते होंगे बहुत सारे जगहों पर बदमाशों और रेपिस्टों का परेड कराया जाता है पीट पीट का, ताकि पब्लिक में दो चीजें आती हैं इनकी। ये जो झूठा अपना वो कहते हैं ना धमक बना के रखना, भौकाली एक शब्द है वो बनाना, वो खत्म हो जाता है उनका, फिर वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दूसरा, लोगों का विश्वास सिस्टम के प्रति बढ़ता है। ये सारी चीजें हो रही हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन
मामला टाइट है, उसको बांग्ला में कहते हैं हड्डा हड्डी है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ममता बनर्जी के साथ दिक्कत ये हो गई कि भले ही सीपीएम की सरकार चली गई, ममता बनर्जी आ गई, बट इकोनॉमिक पॉलिसी मिला जुला के वही रही, इसलिए फैक्ट्री नहीं आई, कंपनियां नहीं आई। 15,000 फैक्ट्रियां पलायन कर गई वहां के कमीशन कट, कमीशन, रंगबाजी, ये सब मांगने के चक्कर में। तो जो भद्र लोग भी है, पढ़ा लिखा भी है, वो भी तो देख रहा है कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, रोजगार के अवसर नहीं है। उनके बच्चे पढ़ लिख के बेंगलोर में जॉब करने जाते हैं, सूरत में जाते हैं, दिल्ली गुड़गांव जाते हैं, तो उनके बच्चे भी तो कहते हैं कि दूसरा राज्य कहां से कहां चला गया। और बंगाल जो एक समय लीड कर रहा था पूरे देश को, आज बंगाल कहां है? फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। और सर्विस सेक्टर, जो देखिए बांग्ला लोग जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भारत के हर कोने में और दुनिया के हर कोने में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। बंगाल से उनको पलायन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो ये चीजें स्ट्राइक कर रही हैं। और बीजेपी का भी इस बार क्या है कि वो ममता बनर्जी पर ज्यादा अटैक ना करके वो टीएमसी को अपने टारगेट में लेती। क्योंकि अगर कोई आदमी है, वो वोटर है, कॉमन वोटर है, वो मान लीजिए कि वो ममता बनर्जी से, और महिलाएं को लगता है कि ममता दीदी है हमारी, तो ममता पर आप वोट करते हैं तो वो महिलाएं आप पे आक्रोशित हो जाती हैं। लेकिन टीएमसी के जो वो क्लब में जो घुसे हुए सारे सिंडिकेट्स हैं, हर मोहल्ले मोहल्ले जिसको कमीशन देना पड़ता है लोगों को, तो उनके प्रति बहुत नाराजगी है लोगों में। ममता बनर्जी से ज्यादा उनके नेताओं और उनके गुर्गों से बहुत नाराज, क्योंकि वो डेली उनको फेस करना है। घर बनाते समय, पेंट करवाते समय, लकड़ी खरीदते समय, हर जगह कमीशन देना है। एक छोटे से छोटा। संजीव जी, अब एक आखिरी वीडियो हम चलाएंगे। उस वीडियो को चलाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक पुलिस वाले हैं और अब उनको एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि कल उनका जो वीडियो जारी हुआ उस पर हम लोगों की उन्होंने कार्यक्रम किया भी था। उसमें हम लोगों ने बताया भी था कि अगर ये सच में पुलिस वाले हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई अवश्यंभावी है, कार्रवाई होगी। उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आगे क्या, इसको लेकर पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। पेशाय एकजन कलकाता पुलिस कर्मी, 23 বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত, এখনো 17 বছর কর্মজীবন বাকি আছে। তো এই 23 বছর কর্মজীবনের 15টি বছর আমি এই তৃণমূল সরকারকে দিলাম। এই 15 বছরে আমি দেখলাম কিভাবে ডিপার্টমেন্টের ইসলামীকরণ হচ্ছে। আমি 15 বছরে দেখলাম কিভাবে প্রশাসনিকভাবে হিন্দুকে, বাঙালিকে মুসলিম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। আসন্ন এই বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ফেজের নির্বাচন হয়ে গেছে। সেকেন্ড ফেজের নির্বাচনে এই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত বাঙালির কাছে আমার আবেদন, আপনাদের ভাষায় এই তথাকথিত চটিচাটা দলদাস একজন পুলিশের আবেদন, আপনারা এমনভাবে ভোট করুন, ভোট দিন, যাতে সরকারের পরিবর্তন হয়। तो आपने सुना संजीव जी कि ये एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में पुलिस का भी इस्लामीकरण हो गया है। क्या इसमें आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है क्या? नहीं, देखिए, जब आवाज तो भीतर से उठी है, और ये रामकृष्ण कायल जी हैं, और कल इनको शाम होते होते सस्पेंड भी कर दिया। हाँ, तो जो भी है, इनके जो ये कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए, और ये जान रहे हैं ये कहने का जोखिम उनका नौकरी जा सकता है, उनको
अगर टीएमसी की सरकार आ गई तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है, और एक लॉबी उनके विरुद्ध कार्य कर सकती है, जो जिहादी लॉबी है। इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग के वो झूठ बोलने तो नहीं आए लोगों के सामने। निश्चित रूप से वो नौकरी छोड़ रहे हैं, वो सरकारी पैसे का उनको अब कोई लालच नहीं रहा, सारा स्वार्थ उन्होंने त्याग दिया। तो क्यों त्यागा? उन्होंने जरूर वैसा कुछ देखा होगा जो बाहर से लोग नहीं देख पाते। और ये बात सही है, कई संस्थाओं में घुन लगे हैं, तभी तो दिल्ली में इस बार जो ब्लास्ट हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल से भी कुछ जिहादी पकड़े गए। तो बंगाल को बचाने के साथ साथ ये देश को भी बचाने की लड़ाई है, और निश्चित रूप से सबको आगे बढ़कर वोट करना चाहिए। देश है तो सब है, और जहां भी रिलीजन के नाम पे कट्टरता बढ़ी है, चाहे किसी भी रिलीजन के नाम, तो वो राज्य या वो देश थम जाता है, प्रगति उसकी शून्य हो जाती है। बगल में उदाहरण है पाकिस्तान, बगल में बांग्लादेश, कोई ऐसा रोल मॉडल तो है नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर जो कांड बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को भगाया गया या उनके जितने सांसद थे, मंत्री थे, वो भागे अवामी लीग के, तो भारत के लेफ्ट विंग के सारे विद्वानों ने इसको म्यूटनी कहा, जनतंत्र की ताकत कहा। लेकिन कल अगर बंगाली उठ खड़े होकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उसके गुर्गों को भगा देंगे, तब यही वामपंथी गिरोह छाती पीटेगा बिल्कुल कि यहां लोकतंत्र नहीं बचा। और हैरानी की बात है, इन्हीं वामपंथियों और कांग्रेसियों को पीटती है टीएमसी। और अचानक से लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने लगेंगे। हाँ, तो आइडियोलॉजिकली जो है, देखिए कितने यूनाइटेड हैं देश को कमजोर करने के लिए। लॉबी, ये लेफ्ट, और ये कहा जाता है उसको रेड एंड ग्रीन अलायंस, ये रेड और ग्रीन अलायंस के साथ सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए। कोई मर्सी नहीं, नो मर्सी। अगर आप इन पे इनसे नजर हटाएंगे तो कल ये दंगा करेंगे, देश में अस्थिरता फैलाएंगे और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे। इसलिए बंगाल अगर अंगड़ाई ले ले एक बार, तो मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा फायदा है। और खास करके जो शांति से लोग रहना चाहते हैं, जो समाज पढ़ना लिखना चाहता है, अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाना चाहता है, उसको 72 हूरे नहीं चाहिए, उसको जन्नत के वो शराब और वो नहीं चाहिए। जो इस दुनिया की में जीना चाहता है, उसके लिए फैसले की घड़ी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलेगी और हम इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बना पाएंगे आप लोगों के लिए। बिना किसी झिझक के हम आपको सच्ची आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।